Assalamu alaikum, everybody. All the esteemed people who are gathered here, and all the learners who are here. My name is Afrin Ghulam, and definitely I'm nervous here standing because of a lot of reasons. But बहुत अच्छा लगता है आप सब, all business entrepreneurs here, a lot of people here who have come to gather that knowledge. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये बताती हूँ, मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न from all the business class people who are here, who have set up the business, who have started the business in a way. हर इंसान ने कुछ ना कुछ जद्दोजहद की है, आज वो इस मुकाम तक पहुंचे. तो मुझे ऐसा लगता है आज जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की ये बात हो रही है, जितने आप सब esteemed people यहाँ आए, I think a one round of applause for all the people who have gathered here to at least gain that knowledge. Come on. So thank you so much. My name is Afrin Ghulam, and I'm basically a teacher. I started my journey as a teacher, Montessori trained teacher. Then I'm into my family business by the name of S3 Hospitality Services. We run a chain of hotels, and recently one more feather is added, and that is Hotel Ambalika at New Digha. And this is how I am with my brother. And personally, I have my salon, that is Horse. I have a ladies gym also, which I believe fit रहना बहुत ज़रूरी है. सब चीज़ सही है, और अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे, फिर फैमिली को भी देखना है. So today we are here to discuss about the family business, and our topic was chaos to clarity. अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके बात करूँ chaos to clarity और कैसे हम लोग इसको बदलते हैं. अगर हम न्यू मार्केट एरिया देखेंगे तो शायद आज वो बहुत क्राउडेड है, बहुत chaos है. So people are moving to Rajarhat now more for peace. So those who love, it's separate. सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपने मशवरे है. Bengal mean business. So I think we should focus on the business, and I think the best thing is go for the solutions. जब हमें solutions मिल जाते हैं ना, तो वही हमारे business हो जाते हैं. मैं एक छोटे से example देती हूँ. I run a group called Tajira the Business Women. The admin is Rukshi Kadri. अब वहाँ पे सारे women से जो घर से काम करते हैं, अब बाकायदा अपने दीन में रह के, अपने दायरे में रहकर काम होती है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स पता क्या आ रही थी? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो लोगों की है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है. तो इनकी प्रॉब्लम थी कि जो रोटी बनाने हैं ना, कि टाइम नहीं मिलता है रोटी बनाने का. तो ये भी एक प्रॉब्लम्स थी, पर किसी ने उसका भी सोल्यूशन लेके इसको भी अपना बिजनेस और काम बना दिया. आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए. एटलीस्ट वो अर्न तो कर रहे. वो रोटी बहुत अच्छा बनाती थी, आज वो घर से अच्छी अच्छी रोटी बनाकर भेज रही. सी आई एम अ वुमन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस. इफ इट इज ऑफेंडेड, आई एम रियली सॉरी. So this is how she started her business, and now she has her own cloud kitchen. She's running it so well. Maktab के नाम से है, वो frozen items बनाती है. तो she was there in the solution. आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है जब हम सोल्यूशन ढूंढते हैं. बिजनेस तो बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बट फोकस है. सो आई थिंक हम सबके अंदर वो काबिलियत है. आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है कि हमें किस जगह फोकस करना. हम एक छोटे से बच्चों को आज बोलते हैं कि सी इट्स माय एम्बिशन, इट वाज माय ड्रीम फॉर यू टू बिकम अ डॉक्टर, यू टू बिकम अ टीचर. पहले आप उस बच्चे की काबिलियत देखिए, वो क्या चाहता है. अगर वो बिल्कुल चाहता है कि मेरा साइंस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर. बट अगर वो नहीं चाहता है और अगर आप उसे फोर्सफुली वो चीज करवाते हैं, तो क्या वो अपने काम में खुश रह पाएगा? येस और नो? नहीं रह पाएगा. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फादर्स हु आर सिटिंग हियर, यू हैव मोर नॉलेज, यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी. तो आई थिंक वो बच्चा खुश तो नहीं रह पाएगा. उसको कहीं ना कहीं अपना काम, अपना पैशन को क्रिएट करना है. आई थिंक नाउ अगर हम लोग जब स्कूल में थे, आई थिंक एवरीबडी हैज फेस्ड दिस. प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज द एम्बिशन. हम लोग हमेशा खड़े होकर बोलते थे, मैम आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर. बट वाज देयर एनी अदर प्रोफेशन? नाउ यू आस्क अ स्मॉल चाइल्ड, ही विल टेल यू आई वांट टू बी अ कंटेंट राइटर, आई वांट टू बी अ ब्लॉगर. देयर आर लॉट ऑफ opportunities. This is the scenario the kids are going through. But as a parent, we have to guide them. Guidance is very important. अल्लाह ने हमें हिदायत दी है अपने बच्चों को. आपको माँ बाप बनाया गया है, तो आप अपने बच्चों को नेक हिदायत दें. क्योंकि सी एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल. एवरी एडवांटेज इज फॉलोड बाय अ डिसएडवांटेज, बट वी हैव टू टेक द एडवांटेजेस फॉरवर्ड. आई हैव समवन विद मी. It's said that every saint has a past and every sinner has a future. Your mistakes are just events in your life, not the definition of your worth. So I have with us a very esteemed guest, I think, and that is C.A. Rahim Noor. He's a founder of Fab Excel. Now, what is Fab Excel? It is his family business excellence, and I think he's the best person to give the introduction and talk about his things. And I guess we are all here for business. I think this is the opportunity you to grab, because he have a lot of technological knowledge in a field like agriculture, which is, I think most of us will not step in also, but he had tried to step in business. I think the knowledge that he has, he's going to share it with us. Just take that knowledge, just grab it and try to fulfill it in your business. कि कैसे हमें भी वो
टूल्स मिल सकते हैं कि हाँ हम भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे लेके. सो आई वुड रिक्वेस्ट CA Rahim Noor sir, if you could hear please. Thank you. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हमने सारी जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है. अब जो सेशन है वेर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर आपकी फैमिली बिजनेस को एड्रेस करें. क्या हमें रोक रही है और हम वहाँ पर कहाँ केओस से क्लैरिटी तक जा सकते हैं, ये हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला इस सेशन में करने की. दानिश भाई बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ जितने भी बिजनेसमैन आज आए हैं उन सब को एक बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं वो. और वो ऑफ़र कुछ ऐसा है कि आप लोग सबको एक ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू द US 1 महीने का मिल रहा है. शर्त सिर्फ एक है कि आप 1 महीने तक अपने मोबाइल, ईमेल या किसी और ज़रिए से अपने किसी स्टाफ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. और जाना अभी है. कितने लोग तैयार हैं, हाथ उठाएं. हमारी बिजनेस हमारे ऊपर कितनी डिपेंडेंट है, ये समझने के लिए मैंने ये सवाल आपसे किया. अगर हम 1 महीना तो छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते के लिए बाहर चले जाएं, किन केसेस में तो 1 दिन के लिए बाहर चले जाएं, तो मालूम पड़ेगा कि बिजनेस चल नहीं रही. और ये तो खैर मैंने आपको ऑफर दिया है और ये ऑप्शनल है और बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन जब कहीं से ऊपर का वीज़ा लग जाता है ना, तब बगैर वार्निंग के चले जाना पड़ता है. और तब बिजनेसेस हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं. ऐसी बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल ओनर के साथ कब्र में गई हैं. आप लोग सारे लोग अपनी कंपनी के ओनर्स नहीं हैं, बिजनेसमैन नहीं हैं. आप अपने कंपनी में मुलाजिम हैं. अगर एक दिन आप ऑफिस नहीं गए तो क्या होगा? बिजनेस नहीं चलेगी, या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या कोई लॉस हो जाएगा. और इस वजह से कोई और आदमी अगर आपके ऑफिस में नहीं आएगा तो उसका तनख्वाह कटेगा. उसी तरह से आप नहीं जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कटेगा. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन वो होता है जो अगर वो न भी रहे तो उसकी बिजनेस वैसी ही चल रही हो जैसे वो जब रहता है तब. जब तक हम अपने आप को वो डिस्टेंस में करके नहीं देखेंगे, तब तक हम बिजनेस सही तरह से चला नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे जितनी हमारी पोटेंशियल है. तो ये एक पहला पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता था. सेकंड पर्सपेक्टिव में आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल है, आप प्लेन उड़ा रहे हैं, मान लीजिए 10,000 फीट पर आपकी प्लेन उड़ रही है. आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आता है कि आपको हमने क्लियर कर दिया है, 40,000 तक आप असेंड कर जाइए. आप फिर भी 10,000 पर उड़ा रहे हैं. वो बार बार कहता है यू आर क्लियर्ड फॉर हायर, यू आर क्लियर्ड फॉर हायर, बढ़ जाइए ऊपर, बढ़ जाइए ऊपर, बढ़ जाइए ऊपर. लेकिन आप कहते हैं मैं बस यहीं ठीक हूं, मैं बस यहीं ठीक हूं. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमारी बिजनेस कई गुना आगे बढ़ सकती है, लेकिन हम कहते हैं मैं बस यहीं ठीक हूं? कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा करके बताएं. आप बिलीव करते हैं कि मेरी पोटेंशियल है इससे ज़्यादा, मेरे बिजनेस मॉडल की पोटेंशियल है इससे ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं हम जहाँ है ठीक है, इससे आगे होगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे. 40,000 स्क्वायर फीट, 40,000 फीट पर हम संभाल नहीं पाएंगे. और यही वजह है, अभी हम कुछ आगे आपको डेटा बताएंगे जिससे आप समझेंगे कि हम लोगों की सारी बिजनेस जो है ना MSME में ही रह जाती है, उसमें भी माइक्रो में ही रह जाती है, क्योंकि हम इससे आगे सोचने की सलाहियत भी नहीं रखते. अरे इसमें इतना आग लगा हुआ है, आगे होगा तो कौन सा फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा, यही सोचते. अभी हेल्थ का ये हाल है, दिन में 10 गोलियां ले रहे हैं, वो लेंगे तो पता नहीं अस्पताल में ड्रिप लगा के पड़े रहना पड़ेगा. ये अंदाज हमारा हो चुका है क्योंकि हमने टेक्निक नहीं सीखी. और इस वजह से हम बिजनेस ऐसे कर रहे हैं जैसे एक आदमी चलता हुआ रास्ते में, उसको एक गाड़ी मिल गई, जल्दी से 2 बटन दबाए और देखा कि गाड़ी चलने लगी, उसको भ्रम हो गया कि वो ड्राइवर है. आपको भी एक एरोप्लेन मिल गया, फैमिली का ही सही, चलाना आपने भी शुरू कर दिया, उड़ाना नहीं आया, हाईवे पर ही चल रहा है, रनवे पर ही चल रहा है, टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि हमें तो फ्लाइट का तरीका आता ही नहीं है. हम इसी पर खुश है. अरे चल तो रहा है ना, हो तो रहा है ना, क्लॉक हो रहे ना आवर्स, क्या जरूरत है फिर कुछ करने की. BSc में उनका एक एनालिसिस है, 1989 से 2001 में 711 फर्म्स की एनालिसिस है कि ये जो टॉप 500 कंपनीज हैं
ये किस रिलीजन को बिलोंग करती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमें कोई ऑब्जेक्शन है उससे, लेकिन हमारी अपनी समझ के लिए कि कितनी परसेंटेज फर्म्स क्या है। आइए, तो सबसे पहला ये सारे ये क्लासिफिकेशंस में हमने किया है, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अनक्लासिफाइड। पहला कैटेगरी 74% फर्म्स जो BSE 500 में हैं, दे आर ओन्ड बाय हिंदूज। उनकी पॉपुलेशन में इससे कितनी है? 80%। ठीक है, वाजिब है। अगली कैटेगरी जैन्स, इनके फर्म्स हैं 9%। 9% ऑफ द टॉप फर्म्स आर फ्रॉम द जैन कम्युनिटी। इनकी पॉपुलेशन है 0.4%। आप समझ सकते हैं, मारवाड़ी, the entire community, most of them are Jain, so they are falling in this, and you can see this. Third category, Parsis. पारसी फर्म्स जो हैं वो 7% है। उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी है? आप राउंड ऑफ भी करेंगे तो नहीं आएगा, 0.0006% है। मैंने राउंड ऑफ करके 0.1 डाला है। तो ये इतनी कम पॉपुलेशन के साथ 7% ऑफ दी कंपनीज ये ओन करते हैं। उसके बाद आते हैं सिख। सिख की 3% कंपनीज हैं और इसमें पॉपुलेशन शेयर इनका है 1.7%। और अब इसके बाद आते हैं बारी, मैदान में उतरने के लिए तैयार मुस्लिम्स की कैटेगरी, और हमारा पॉपुलेशन शेयर और अनक्लासिफाइड अबाउट 4% है। नहीं, 1% क्रिश्चियंस हैं, उनकी पॉपुलेशन 2.3% है और बाकी आपका अनक्लासिफाइड है। तो मैं ये इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आप रनवे पर ही प्लेन घुमा रहे हैं, आपने अभी तक उड़ान भरी ही नहीं है। और ये उन लोगों की फहरिस्त है जो आसमान में 40,000 पर फिजा पे हैं। आप बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा 90% MSME हमारे हैं, बंगाल में बहुत अच्छा पोजीशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है क्या, मैंने एक और एनालिसिस की थी, बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, वेस्ट बंगाल के बारे में, और इसमें दिखाई दिया कि एम्प्लॉयमेंट में रेशियो हमारा कम है, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा है। तो बड़ी अच्छी बात है। मालूम पड़ा कि हर आदमी जो अपने घर के बाहर में एक तो ठेला लगाता है वो भी एंटरप्रेन्योर में गिना जा रहा है। तो इस कौम के ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर हैं। माने ये नहीं कि आप बड़े बड़ी बिजनेसेस खड़ा कर रहे हैं जो यहाँ पर फीचर होंगी, यहाँ तो कोई फीचर नहीं हो रही। आप वही काम कर रहे हैं जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई कैपिटल भी नहीं है सिवाय अपने घर के सामने ठेला लगाने के। मैं ये दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं रियलिटी सामना करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये हम तस्वर भूल जाए कि हम कहाँ पर हैं जब तक हम इस डेटा को नहीं समझ लेते पहले कि हमारी उड़ान ऊंची हो सकती है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम कर नहीं पा रहे, इसी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। तीसरा सवाल आपसे, ये इसी का है, ये डेटा में थोड़ा सा देना चाह रहा था। ये आप लोग सुन भी चुके हैं ऑलरेडी कि 2/3 बिजनेस में जो है सारा फैमिली बिजनेस है इंडिया में, और काफी डेटा MSME में और ज्यादा परसेंटेज है। फैमिली बिजनेस का मतलब क्या कहेंगे, कोई शेयर करना चाहेंगे? लेगेसी बिजनेस दैट इज ठीक है, कोई जनरेशन से जनरेशन से आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारी बिजनेसेस है, सारी बिजनेसेस ऐसी हैं, कोई ना कोई बिजनेस कहीं ना कहीं ITC भी चली आ रही है, तो ITC भी फैमिली बिजनेस हो गई। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस, देखिए आज हम लोग के पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे शिफ्ट्स माइंड के देना चाहता हूँ कि आप उसको जब सोचेंगे तो आपके अपनी बिजनेस को देखने का नजरिया बदल जाए। मेरे साथ वो पर्सनली मैं फील कर रहा हूँ कि मोर देन वन ओनर होते हैं। ओके, हर कंपनी में डिसीजन मेकर बोल सकते हैं। डिसीजन मेकर, ओके, चलिए अच्छी बात आपने कही कि मल्टीपल डिसीजन मेकर्स। बाहर का शेयर होल्डर पैटर्न नहीं है, बाहर का शेयर होल्डर पैटर्न नहीं है, तो अच्छी बात है। मैनेज्ड बाय द फैमिली, चलिए ठीक है, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन देता हूँ, सिंपल सा डेफिनेशन जो मैंने डेवलप किया है फैमिली बिजनेस के लिए। जहाँ पर घर की तलखी ऑफिस के बोर्डरूम में दिखाई दे और ऑफिस की तलखी घर के ड्राइंग रूम में दिखाई दे, वो फैमिली बिजनेस है। और इसीलिए ये कोई एक नॉर्मल बिजनेस नहीं है जो आप एक मैनेजमेंट बुक पढ़ करके कर लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट बुक कहेगा जो काम नहीं करता उसको निकाल दो। कैसे करें, हमारा बेटा है। बिजनेस एंड फैमिली, और अगर घर पे झगड़ा हो जाए तो वो बिजनेस में दिखाई देगा, और अगर बिजनेस में झगड़ा हो जाए तो घर पे दिखाई देगा। अगर ये तस्वुर आप करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉम्प्लिकेशंस क्यों आती है। इसके सॉल्यूशंस भी हैं, बट इतनी कंस्ट्रेंट्स हैं कि हम रनवे पर चलने छोड़िए, कोई आ करके टायर पंचर किए जा रहा है प्लेन का, कहाँ उठाइएगा। हर कदम पे थोड़ा चलते हैं, फिर देखते हैं कि सामने कोई ईंट डाल दिया। कुछ ना कुछ मसले आते जा रहे हैं, तो ग्रोथ कैसे कीजिएगा। और यही चीज़ है केओस, ये हमारे माइंड में केओस है, हम कैसे करें इसको आगे।
तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ है, इसके सेम कई सॉल्यूशंस हैं और ये सॉल्यूशंस दुनिया के कई जगहों पर यूज हो चुके हैं। ऐसी कंपनीज हैं आज जो 700 साल से चल रही हैं, 350 साल से चल रही हैं, इंटरजेनरेशनल चल रही हैं, कोई मसले नहीं है, क्योंकि उन्होंने तरीके अपनाए, उन्होंने सिस्टम्स अपनाए। हमने नहीं अपनाया, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमें तो एक प्लेन मिली, हम चलाने लगे, थोड़ी चलने लगी, हमें तसव्वुर हो गया हम पायलट हैं। तो ये एक मैं आपको एक आइडिया दे रहा था। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, द थर्ड क्वेश्चन। ये मैंने आपको कहा कि बिजनेस ओके, फैमिली नॉट ओके, ऐसा होता है। बिजनेस तो ठीक चल रही है, बस आपस के प्रॉब्लम्स हम लोगों को नीचे खींच रहे हैं, am I right? जैसा मैंने आपको कहा ना कि ये प्रॉब्लम्स ओवरलैप करती हैं, तो बिजनेस तो ग्रो कर जाती और भी, या और भी कर सकती है, लेकिन हमारे आपस के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इसके लिए भी कुछ मैंने इंफॉर्मेशन वगैरह देना चाहता हूँ। ये जो एक डेटा है, ओनली 13% कंपनीज, 87% बंद हो जाती है और कई तो फर्स्ट जनरेशन में ख़त्म हो जाती है। और फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है, अच्छा हाँ, इसके पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, ये क्यों होता है, क्यों ऐसी बात है। देखिए, हर बिजनेस में एक स्टार्टर फाउंडर होता है, जो कि मान लीजिए फादर है, उसने शुरू किया, इसके बाद इसको कहते हैं कंट्रोलिंग फाउंडर। जब तक ये है तब तक सब ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग इससे पूछ लेते हैं और इनकी बात सब मानते हैं। इनके 2 बच्चे हैं मान लीजिए, दोनों एक ही घर में बड़े पड़े, राइट, और इन लोगों के पास में जो तरबियत आई वो फादर ने दी, तो ये मोटा मोटी ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम कब होता है, जब ये शादी करते हैं। अब बाहर से जो आई उनकी सोच अलग, वो इस घर की नहीं, तो अब आपस में डिफरेंसेस शुरू होती है। जब तक वालिद है तब तक ये दबी रहती हैं। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये अपने दिल से पूछ के देखिए कि आपके बिजनेस में हो रहा है या नहीं। जब कोई मसला होता है तो वालिद साहब को पूछते हैं और इज्जत से दोनों सुन लेते हैं। जब वालिद साहब दुनिया से चले जाते हैं तो आपस में दोनों की डिफरेंस शुरू होती है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये तो अंबानी ब्रदर्स की भी कहानी है। जब वो नहीं बच पाए तो हम कहाँ से बचेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि ये डिफरेंसेस आती हैं और इस टाइम पर अगर ये साथ भी चले ना तो ओरिजिनल वाली कोहेशन भी नहीं रहेगी, ओरिजिनल वाली बरकत भी नहीं रहेगी। और अगर वो साथ चलते हैं तो हम इसको कहते हैं सिबलिंग पार्टनरशिप, भाई भाई का एक जबरदस्ती वाला पार्टनरशिप। पैदा हो गए साथ में तो चलो एक ही घर में है तो एक साथ बिजनेस से तो कर लेते हैं। अब तक भी चलिए किसी तरह से चल गया। अब इनके बच्चे होते हैं, ग्रैंड चाइल्ड 1, ग्रैंड चाइल्ड 2, ग्रैंड चाइल्ड 3, ग्रैंड चाइल्ड 4। ये तो बिल्कुल अलग अलग घरों में पैदा हुए हैं, ये इसके घर में वो उसके घर में, और इनकी तरबियत बिल्कुल अलग, इनके जहन बिल्कुल अलग। कल इनकी भी शादियां हो जाएंगी, वो भी बाहर से आ जाएंगी, तो ये सारे लोग इतने मुख्तलिफ हो जाते हैं कि अब अगर इनको साथ काम करना है तो वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इसको हम कहते हैं कजन कंजोर्शियम, यानी कि ये दूर के कजन्स हैं, जबरदस्ती आ जाते हैं, ये पार्टनरशिप भी नहीं बना सकते कंजोर्शियम में, एक ग्रुप है बस, इतना ही। ये मसला है और ये अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो ये हमारे बिजनेसेस की प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से बिजनेसेस नहीं कंटिन्यू कर पाती, या तो वो बिक जाती हैं या वो बंद हो जाती हैं, या फिर आपस में इख्तिलाफ की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा मैंने कहा, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, मुकेश एंड अनिल की भी थी। और मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ जो आपके नज़रिए को इंशाल्लाह बदल देगा कि हाँ भाई यही अच्छा है, हर लेवल पर सेपरेट करते चलो, आपस का झगड़ा नहीं होगा, है ना, यही सब सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए देखते हैं इनका क्या हुआ था। जब इनके झगड़ा हुआ 2007 में, इनका सेपरेशन हुआ था। अनिल को मिले $45 बिलियन, मुकेश को मिले $49 बिलियन 2007 में। 2019 तक का ये डेटा है। 2019 तक मुकेश का कितना हो गया, 49 का $50 बिलियन, अनिल का कितना हो गया 45 से $1.7 बिलियन। अलग करने से बढ़ा या घटा? दोनों को जब साथ में उस वक्त डिवाइड किया गया था तो कितनी वैल्यू थी उनके जो कंबाइंड कंपनी की, $94 बिलियन। आज कितनी हो गई है, $52 बिलियन। जब साथ नहीं रहेंगे तो बरकत भी नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ मुझे पीस ऑफ माइंड है, अच्छी बात है, फिर रहिए आप, आते रहिए बीएससी में, नहीं आ पाएंगे आप। तो तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे कि हम इसके बावजूद साथ काम कर सके। उसके भी टेक्निक्स हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ अच्छी नीयत रखिए, नेक करिए, एक दूसरे के गले मिलिए, वैसी बात नहीं है। सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिसके जरिए से ये पॉसिबल हो सके। एक मिसाल आपको देता हूं मैं, टाटाज, अंबानीज में तो प्रॉब्लम हुई, टाटाज में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टाटा का ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि कोई शख्स जो ओनर है वो मैनेजर नहीं, जरूरी नहीं, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। ओनरशिप पूरी टाटा सन्स के नाम पर है, जो एक ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टीज हैं।
वो ओनर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा, वो अपने ट्रस्टीज बेनिफिशियरीज को देंगे, लेकिन उनका काम ये नहीं है कि वो बिजनेस को चलाएं। बिजनेस चलाने वाले प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो साइरस मिस्त्री हो, चाहे जो हो जिसको उन्होंने रिक्रूट किया। ये मैकेनिज्म्स हमें देखनी पड़ेगी ताकि हम लोग इसको आगे चला सकें। चौथी चीज़, आप में से कितने लोग हैं जो ये नहीं जानते कि आपकी बिजनेस को आपके बाद कौन चलाएगा, या फिर अगर कोई चलाएगा भी तो आपकी जो लेगेसी है, आपकी जो विजन है, उस तरह से सही में चला पाएगा। कितने लोग हाथ उठाकर बताएं? हर शख्स बिजनेस कर रहा है, बना रहा है, और उसके बाद में कोई लेने वाला नहीं उस बिजनेस को। वीआईपी फर्नीचर जुलाई इस साल की खबर है, अपनी सारी बिजनेस को बेच दिया। क्या वजह? हमारी फैमिली में कोई इंटरेस्टेड नहीं इस बिजनेस को चलाने में। पीडब्ल्यूसी की एक सर्वे हुई, उसमें बताया है, क्या बताया कि ओनली 7% ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज इंटरेस्टेड इन रनिंग फैमिली बिजनेस। 7%, 93% आर नॉट इंटरेस्टेड। एक वजह उसकी क्या पता है? उन्हें आपके बिजनेस का लाइफस्टाइल नहीं पसंद है। आप उनके स्कूल के रिपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे। जब वो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए थे, उनको अवार्ड मिला था, तब आप प्रेजेंट नहीं थे। जब उनके कोई भी जिंदगी का इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तब आप हाजिर नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस में थे, आप बहुत बिजी थे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, ये वजह भी होती है। आप अपनी लाइफस्टाइल को देखें और फिर आप रियलाइज करें कि वो क्यों नहीं आ रहे, आपकी तरह नहीं बनना चाहते। द किंग ऑफ लगेज थी, उसको अपनी कंपनी बेच देनी पड़ी आधे पौने दाम पर, क्योंकि कोई नहीं घर वाला जो देखना चाहता है उस कंपनी। ये सारी प्रॉब्लम्स हमको भी आ सकती है। जो कंपनी बनाता है ना, उसकी पूरी इमोशनल वैल्यू उसमें लगी हुई रहती है, लेकिन थर्ड जनरेशन आते आते इनको कोई इमोशनल लगाव नहीं होता, सही है गलत। तो आपकी लेगेसी कब तक चलेगी? जब तक इमोशनल कनेक्ट होगा, जब तक वो वैल्यू एंड पर्पस रहेगा जिसके लिए आपने शुरू किया था। वरना तो ये उनके लिए कि शेयर इन्वेस्टमेंट है, बाई चांस हमको इनहेरिट हो गया, हमको ये टाटा का शेयर्स मिल जाते, ये मिल गए, कोई फर्क नहीं है उनके लिए। उन्होंने उस पर अपना खून पसीना नहीं बहाया, उन्होंने अपने वालिदैन को शायद देखा, इसके लिए अपनी मेरी बचपन को आपने नहीं पूरा देखा क्योंकि इसमें बिजी थे, उनको तो उससे अच्छा भी नहीं लगेगा, उनका इमोशनल नेगेटिव। और दूसरा इसमें फाइनेंशियल, जब शुरू करते हैं बिजनेस ना, तो हम इकोनॉमिक गेन उतना नहीं देखते, हम देखते हैं हमें कुछ बनाना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। और वो इकोनॉमिक गेन ठीक है, आता रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर लास्ट में जाकर सिर्फ एक चीज होता है, भाई कितने में बिक सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बेच करके डिवाइड करके खत्म कर दो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो इमोशनल। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ तो आप ये चीज़ों को जहन में रखें। जब हम अपने बच्चों से बात करें, तुम क्यों नहीं बैठते हो दुकान पर, तुम क्यों नहीं आते हो, तुम क्यों नहीं सुनते हो, जैसा मैं कहता हूँ, ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये लॉजिक एंड माइंडसेट उनकी समझिए। उनको इकोनॉमिक गेन से मतलब है, इमोशनल आपको मतलब है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड जनरेशन है। आई वांटेड टू गिव यू सम कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन दीज कि हमारे लेवल्स ऑफ केओस क्या है, क्या क्या लेवल पर हम केओस है। आज हम अगर कहें कि हमारी बिजनेसेस किसी तरह चल रही है तो गलत नहीं होगा। शायद हम ही एक कौम है जो बड़े फख्र से अपनी दुकान के सामने लगाते हैं, वी हैव नो ब्रांच। एम आई राइट? ये लिखना चाहिए, वी कैन ओपन नो न्यू ब्रांच। हमारी हिम्मत ही नहीं है इससे ऊपर उड़ान भरने की। किसी ने कहा, शारी साहब ने कहा कि हमारा दीन ही एक माइंड बन गया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं अक्सर ये कहानी सुनाता हूं कि आपकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको सलाहियत दी है तो ये आपका कौमी जिम्मेदारी है, आपका उम्मत की जिम्मेदारी है कि आप पूरा पैसा कमाएं और बाकी जो नहीं कमा सकता उसको दे दें। आप 1 लाख कमा सकते हैं, आप 1 लाख कमा रहे हैं, आप 10 लाख कमाने की सलाहियत करते हैं, आपकी ज़रूरत 1 लाख है, आप रुक नहीं सकते, आप कमा करके 9 लाख उनको दीजिए जो नहीं कमा सकते। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, आपकी जिम्मेदारी है कि 10 लाख कमाएं और 9 लाख उनको दें। अलग अलग लेवल्स ऑफ केओस देख रहे हैं ना। पहला तो काम, हम दिन भर का काम कैसे चलें। जैसे मैंने कहा, पहला सवाल, आप छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अभी भी कितने लोग यहाँ बैठे होंगे, सोच रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, आज संडे है, चलो अच्छा है, ऑफिस बंद, दुकान बंद है, सही। अगर वीकडे में करते कोई आ पाता? ज्यादातर लोग नहीं आ पाते। नहीं, कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो फर्स्ट इज द डे टू डे वर्क वाला केओस। कैसे हो रहा हमें भी नहीं पता, लेकिन हम नहीं रहते हैं तो सारा केओस हो जाता है, हम जाते हैं तो क्लैरिटी मिल जाती है। दूसरा लेवल, असेंडिंग हायर, ग्रो करना, ये हमारे अंदर में नहीं है। कैसे हम करेंगे हमें पता नहीं, हम इसमें फंसे हुए। तीसरा लेवल, अगर फैमिली नॉट ओके, यानी कि बिजनेस तो ठीक है लेकिन आपस के खलिश, आपस के प्रॉब्लम्स, फैमिली नॉट ओके। और फोर्थ लेवल है लेगेसी ट्रांसफर। ये सारे लेवल्स पर मेरा केओस है, सारे लेवल्स पर मेरा केओस है। और इसी के लिए हमने इसको एक शुरुआत की है, एक फैब एक्सेल के नाम से, यानी कि फैमिली बिजनेस एक्सेलेंस प्लेटफॉर्म, जिसके तहत इन सारे चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा।
फर्स्ट चीज को एड्रेस करने के लिए हम कहते हैं ऑपरेशंस इंप्रूवमेंट, सेकंड को कहते हैं हम ग्रोथ मॉडल, थर्ड को हम कहते हैं फैमिली हार्मनी, फोर्थ को हम कहते हैं सक्सेशन मॉडल। और इन सब का जो आज अगर आप ये आज से हम मान लीजिए 1 साल पहले या 2 साल पहले प्रेजेंटेशन होता तो ये कोई आसान सॉल्यूशंस नहीं थे, लेकिन आज के दिन ये बहुत आसान सॉल्यूशंस हैं क्योंकि हम इन सब को यूज करते हैं एक कैटलिस्ट, और वो है एआई एज इनेबलर। आज की दुनिया में एआई का इस्तेमाल करके आप ये सब काम बहुत आसानी से कर सकते हैं बमुकाबले पहले जब आपको खुद हर काम करना पड़ता था। सबसे पहला चीज जो चेंज करना है वो माइंडसेट है। माइंडसेट मैंने शुरुआत इससे की कि माइंडसेट हमें चेंज करना। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये शख्स कौन है, इनको जरा पहचाने। खैर यहाँ पर कौन है ये शख्स, पहचान लिया सबने, नाम लिखा हुआ है इसलिए। खैर ये शख्स जो है ये इंडिया के सबसे पहले पायलट हैं, ये उनका लाइसेंस है, जहांगीर आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा जिसे हम कहते हैं, राइट। पायलट हैं, सबसे पहली कमर्शियल फ्लाइट इंडिया में उन्होंने उड़ाई थी 1932 में। तो इन्होंने क्या किया, जिंदगी भर गुलामी की, जिंदगी भर इन्होंने नौकरी की, पायलट का काम किया नहीं किया। इन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उस एयरलाइंस का नाम रखा, पहले नाम था इसका टाटा एयरलाइंस, बाद में ये एयर इंडिया जो आज के दिन एयर इंडिया है। तो उन्होंने जब एयरलाइन शुरू की तो उन्होंने अपने माइंडसेट को पायलट जे.आर.डी. टाटा से बदलकर क्या बनाया, एयरलाइन ओनर जे.आर.डी. टाटा। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? अगर एक शख्स पायलट है तो वो कितनी फ्लाइट उड़ा सकता है? एक फ्लाइट लेकर के जितनी चक्कर लगा ले दिन में 24 घंटे में उतना ही कर सकता है। अगर एक एयरलाइन ओनर है तो वो कितने प्लेन उड़ा सकता है? जितनी जरूरत है। जब तक ये माइंडसेट हम नहीं बदलेंगे अपना, हम जिंदगी में वही एक दुकान लेके बैठे रहेंगे, ये तो मेरी प्लेन है, मैं इसको छोड़ूंगा तो गिर जाएगी। उड़ाओ इसी को बैठ करके। आपका तस्वुर ये होना चाहिए कि मैं अब पायलट नहीं हूं, मैं एयरलाइन ओनर हूं। दिस इज द फर्स्ट माइंडसेट चेंज वी हैव डन। अगर आप एयरलाइन ओनर हैं, देन इवन इफ यू आर अ पायलट, जे.आर.डी. टाटा वाज अ पायलट, क्या वो कभी भी कहेंगे चलो ना हटो, मेरे को बहुत मजा आएगा, मैं प्लेन उड़ाऊंगा? कर सकते हैं। लेकिन आप पूछ के देखिए अपने आप से, जब आप ओनर भी बन के बैठ जाते हैं, 10 स्टाफ को भी कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? गलतियां निकालते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। तुमको ये भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपको आता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप वो करते रहेंगे तो क्या आपकी बिजनेस ग्रो करेगी? क्या आप नए प्लेन्स उड़ा पाएंगे? क्या आप नई इंडस्ट्रीज को एड्रेस कर पाएंगे जैसे टाटा ने किया, डाइवर्सिफाई किया? आपके जहन जब तक उस प्लेन की कॉकपिट पर लगा रहेगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे एज एन एयरलाइन और एज अ बिजनेसमैन। तो ये मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं कि प्लीज चेंज योर माइंडसेट, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से। टाटा एज द पायलट, टाटा एज द एयरलाइन ओनर वाला। लेकिन पता है जब मैं लोगों से पूछता हूँ आप क्या हो, तो लोग कहते हैं सर ये सब हम नहीं है सर, हम CFO हैं। अच्छी बात है भाई, CFO हैं, CFO बड़ी अच्छी बात है आप हैं। बोले क्या बात, फाइनेंस वगैरह ज़्यादा अच्छा जानते हैं आप, जैसे शारी साहब बता रहे सबको फाइनेंस जानना चाहिए। कहते नहीं सर, आई एम चीफ फायर फाइटिंग ऑफिसर। जो भी प्रॉब्लम होता है मैं उसको हैंडल करता हूँ, तो इसीलिए मुझे रहना पड़ता है वहाँ। दैट इज माई रोल, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे। एम आई रॉन्ग? तो इसको कैसे एड्रेस करना, आज मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आपको ये 2-4 चीजें बताऊं एट द ऑपरेशनल लेवल हम कैसे एड्रेस करें, जो हमने अभी बात की, हाउ टू मेक योर सिस्टम्स लाइक दैट, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। तो इसमें मैं 4 चीजें हैं जो हम बताते हैं। फर्स्ट थिंग इज, आप अगर एयरलाइन ओनर है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लेन्स आपके पास हैं, प्लेन्स मान लीजिए आपकी दुकानें हैं, चलिए आपकी फैक्ट्रीज हैं, आपके प्रोसेसेस हैं, जो भी हैं, आपको उनके लिए पायलट हायर करना पड़ेगा। या आप कहिएगा कि मैं जानता हूँ मैं ही उड़ाऊंगा, तो फिर उड़ाइएगा एक ही प्लेन। पायलट्स हायर करनी पड़ेगी एज एन एयरलाइन ओनर। तो इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा? दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? सिस्टम्स बनानी पड़ेंगी। उन पायलट का काम क्या है, उनकी चेकलिस्ट क्या है, उनका प्रोटोकॉल क्या है, उनको किस तरह से काम करना है, कैबिन क्रू का क्या काम है, कस्टमर सर्विस का क्या काम है, सेल्स का क्या काम है, ये सारी चीज़ जब तक सिस्टम नहीं बनेगी। अब हम लोग कहते हैं यार ये छोड़ो, ये सब सिस्टम होने वाला नहीं है, लिखने में महीने लगेंगे और काम एक दिन भी नहीं चलेगा उस पर, है ना। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। देयर आर वेरियस वेज। एक किताब है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, द ई मिथ डिस्कवर्ड या रीडिस्कवर्ड, ऐसी कोई नाम है, द ई मिथ। उन्होंने इस पर बताया है किताब, जस्ट टू से कि आप लिखिए मत SOP अपना सिस्टम्स, आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होता है ना, कोई एक चीज बदलता है, फिर कहते हैं अरे कौन जाके फिर लिखेगा और कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ेगा। आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, मोबाइल से अपलोड कीजिए शेयर ड्राइव पर, किसी को देखना हो देख लिए। प्रोसेस चेंज हुआ, एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, 5-10 मिनट लगना, साथ में पीछे में कॉन्वर्सेशन बोलिए, ऐसा ऐसे करो,
आपका वीडियो रिकॉर्ड होकर के SOP सिस्टम आ गया। थर्ड चीज़ है रिपोर्ट्स। पायलट भी आ गए, सिस्टम भी आ गए, लेकिन प्लेन चल रही कैसी है, मेरी ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है, कितने टाइमली फ्लाइट्स हुए, कितने नहीं हुए, ये एयरलाइन ओनर नहीं देखेगा। अब आप कहोगे एयरलाइन ओनर बन गए, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं देखोगे तो मालिया का हाल होगा। तो देखना भी पड़ेगा। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। हमने जिम्मेदारी दे दी मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना है, तो आपको रिपोर्ट्स रखनी पड़ेगी। जैसे कंट्रोल टावर में बैठ करके सारे नेटवर्क देखता रहता है और उसमें आइडेंटिफाई करता है कहाँ पर क्या काम करना, ये रिपोर्ट्स आपको देखनी पड़ेगी और ये डैशबोर्ड मॉडल्स में भी आती है। एंड द फोर्थ इज टू क्रिएट द राइट इंसेंटिव्स फॉर योर पीपल टू वर्क लाइक यू एंड टू हैव दैट सेम फीलिंग इमोशन टुवर्ड्स द कंपनी जो आपके पास है। सबके पास में वो चीज़ नहीं आएगी कि पैदाइशी आपके जज्बा आ गया, इमोशनल कनेक्ट नहीं आएगा, उनका पैसा के थ्रू कनेक्ट बनाना पड़ता है। ये हम नहीं करते। आप अपने आप से पूछ के देखिए, ये 4 चीज़ें हम करते हैं। पहली बात तो हम हायर नहीं करेंगे जितनी ज़रूरत उससे 4 आदमी कम हायर करो, क्यों, मैं हूँ ना, तो आप बने रहिएगा पायलट। दूसरी सिस्टम, ये क्या होता है, मैं सिस्टम हूँ, है या नहीं बात। एक आदमी ने एक लड़के ने कहा कि मैं क्या करूं उस कंपनी में, मेरे पापा की कंपनी में, हर चीज तो उनसे पूछ के करना पड़ता, मेरा रोल ही क्या है। जब सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी सक्सेसर इंटरेस्टेड नहीं होगा। तीसरी चीज रिपोर्ट्स, हाँ आती है, कैश रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट, बेसिक रिपोर्ट्स आती है, लेकिन जो इंडिकेटर आपको ट्रैक करनी चाहिए वो नहीं आती, क्योंकि हम इतना सोचते नहीं, हमसे पैसों का सोचते और इंसेंटिव मॉडल हम नहीं सोचते। वफादारी होनी चाहिए लोगों में, है ना। जब नौकरी मिल रही है, यहाँ का नमक खा रहे हैं, तो वफादार होने चाहिए। नहीं चलता आज की दुनिया में, वी हैव टू चेंज द मॉडल। तो इसी पे मैं कह रहा हूँ कि पायलट को हायर करने में या लोगों को हायर करने में जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ट्रेनिंग, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। कैसे कीजिएगा, पहले ज़माने में कहते कि बहुत बड़ा कंसल्टेंट लेकर के आइए, स्पेशलिस्ट लाइए, HR के लोग रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, AI सारा करके दे देगी, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। दूसरा, सिस्टम्स बनाना, कैसे करना, किस पर बनाना, प्रायोरिटाइज करना, डॉक्यूमेंट करना, ऑटोमेट करना, पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल काम है, नहीं अभी बहुत आसान है AI के जरिए। रिपोर्ट्स बनाने, एक तो डैशबोर्ड बननी चाहिए। मैं डैशबोर्ड इंशाल्लाह ताला AI से ऐसे बना करके आपको दिखाऊंगा, अभी तो शायद नहीं बन पाए, लेकिन कभी मौका होगा तो, कि आप उस रिपोर्ट से बात कर सकेंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि आज क्या हुआ सेल्स में, बताओ, और वो आपको बताएगा। कहाँ पर कमी है वो बताओ, वो भी बताएगा। यानी कि समथिंग लाइक एक आदमी बीच में है, पूरी एनालिसिस करके आपको बताएगा। और फोर्थ, इंसेंटिव्स, किस तरह के इंसेंटिव्स हम बनाएं, ये भी AI आपको बताएगा। तो ये 4 चीज़ें अगर हम ब्रॉडली करें तो ये आपकी फर्स्ट लेवल पर, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर, आपको एक एक्सेलेंस लेवल तक ले जा सकता है। AI इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग सिस्टम। आप अगर उसको सही सवाल पूछेंगे तो वो सही जवाब बना करके देगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि AI एक समुंदर की तरह है। आप जब समुंदर में जाएंगे तो आपको बालू भी मिलेगा, सीप भी मिलेंगे, मछलियाँ भी मिलेंगी, पानी भी मिलेगा। आप अपना काम उसे बताएं, वो बताएगा क्या क्या काम आपको करना है। तीसरा, आप उससे पूछिएगा कि किस तरह से उसको चेक करना है कि काम सही कर रहा है नहीं, वो इंडिकेटर लिस्ट बना करके देगा, ये सारे काम पर उसको चेक कीजिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आ रहा है आप डायरेक्टली ले लें, लेकिन एक शुरुआत आपको बना करके दे देता है। और उसके बाद आप कहिएगा कि उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंसेंटिव मॉडल क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बना करके दे सकता है। एंड दीज आर थिंग्स वेयर यू नीड लिटिल बिट ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट, लेकिन अगर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपको फिर इस पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जनरल मैनेजर ऑफ अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, आपकी एक फैक्ट्री है, उसके लिए आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर ढूंढ रहे हैं। 100 वर्कर्स हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, आउटसोर्स है कुछ काम, और ये सारे काम उसके अंदर में होने चाहिए। हमने ये बनाया है और हम ये इसको देते हैं। आप लोगों से कोई होंगे फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑल्सो, फ्रॉम द रेडीमेड सेक्टर, आइए इसको हम देखते हैं। ओके, मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया और मैंने ये छोड़ा। ठीक है, रिपोर्टिंग टू फैक्ट्री मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, वो आप ठीक करिएगा कहाँ पर है। द जनरल मैनेजर के काम क्या होगी, ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या होंगी। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, डेली प्रोडक्शन देखना है, वर्क फ्लो बैलेंस देखना है, डिपार्टमेंट का कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, आप उससे अच्छा जानते हैं, आप उसको तरमीम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मिनिमाइज डाउन टाइम एंड बॉटलनेक्स, आपका इंडिकेटर होगा कितना डाउन टाइम था हर दिन, आप उससे चेक करेंगे उसकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन इन हाउस एंड जॉब वर्क दोनों में हो रहा है, उन दोनों की अलाइनमेंट मेरे साथ होनी चाहिए, अदरवाइज मालूम पड़ा मेरा रेडी हो गया, उनका काम नहीं आया, उससे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा। डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन। फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस कंप्लायंस, मुझे क्या करना है, क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम ऑलरेडी है मेरा, उसको कैसे टेस्ट करना है। एडहेरेंस टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, रीवर्क एंड रिजेक्शन लेवल्स, ये आपकी इंडिकेटर होगी, रीवर्क कितना हुआ, रिजेक्शन कितना हुआ। सप्लायर एंड जॉब वर्क क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑडिट्स के थ्रू होगा, वो भी एक प्रोसेस तैयार करना पड़ेगा। फिर टीम लीडरशिप एंड HR कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस एंड ऑटोमेशन एफिशिएंसी, सारा चीज़ का करेक्टिव मेंटेनेंस पहले करके रखना है मशीन का।
रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस वर्क्स, ये आपको वीकली मंथली रिपोर्ट सारा बना के देना है। की फैक्टर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हर फैक्ट्री के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो आपको डेटा देना। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं। आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट ये है 95% के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करेगा, पे पर इफेक्ट करेगा। रिजेक्शन रिवर्क रेट 2% से कम होना चाहिए। प्रोडक्शन एफिशिएंसी 90% से ऊपर होनी चाहिए। मशीन यूटिलाइजेशन रेट 85% से ऊपर होना चाहिए। वर्कर रिटेंशन रेट 95% वगैरह वगैरह वगैरह। कैन यू डिसाइड, अगर हम ये बैठ के बनाते हैं तो कितना वक्त लगता है? अब आप इसको एडिट कीजिए, आपको उसके 1/10वें हिस्से में काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 2 घंटे लगते हैं तो आपको यहाँ पर 10 मिनट में काम हो जाएगा। आप जब जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे तब ना वो कहेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, नहीं किया है। तो ये स्पेसिफिक होने से आपको इंटरव्यू पर भी हेल्प होता है। आप उससे पूछ सकते हैं स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, और आप उसके बिना पर उसको होल्ड टू अकाउंट भी कर सकते हैं बाद में कि तुम्हारे ये इंडिकेटर्स थे। स्पेशल इक्विपमेंट ऑफ मशीनरीज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाला। नॉर्मली इसका लंबा प्रोसेस होगा, बट आप यहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट आपको कुछ सेकंड्स में आ जाएगा। देखिए, गैदर ऑल पैकेजिंग मटेरियल, इंस्पेक्ट द एलिमेंट फॉर एनी डैमेजेस, डिस्कनेक्ट द सिक्योर मूविंग पार्ट्स ऑफ हैजार्डस, क्लीन द इक्विपमेंट, wrap delicate or sensitive parts, secure the equipment in a stable position to prevent movement during transport, use padding cushioning, place the equipment in suitable export container। सारी स्टेप्स हैं ना इसमें, आप इसको इलाबोरेट कीजिए। अच्छा, मान लीजिए ये पार्ट आपको और एस्टैब्लिश और फर्दर डिटेल करना है, सुटेबल एक्सपोर्ट ग्रेड कंटेनर में डालना है, यहाँ फिर क्लिक कीजिए, ये फर्दर इसके स्टेप्स बता देगा। देख रहे हैं, आप कम से कम अपना 70-80% वक्त आउटसोर्स कर सकते हैं, और इसके तहत आप इसको सिस्टम बना सकते हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड दैट बिकम्स योर टूल टू कीप। तो थर्ड चीज था डैशबोर्ड, यानी कि आपको अब देखना है मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें नॉर्मल इजी नहीं है, इसका पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। पहले ज़माने में इसको बनाने में लाखों रुपए खर्च होते थे, अब ये है ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें इसमें बन जाती हैं। इसको वाइब कोडिंग कहा जाता है, जो कि AI के ज़रिए से होता है। मिसाल के तौर पर एक साइट है कॉल्ड लवेबल, इसमें मैं ये एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, और एक और है बोल्ट, इस पर भी मैं डालता हूँ bolt.me, मैंने इन दोनों को डाल दिया, देखते हैं आता है या नहीं। लेकिन अगर इसको आप सही से करेंगे तो ये आपको पूरा सॉफ्टवेयर बना करके दे देगा, और आप उसको बात करके भी पूछ सकते हैं उससे। अगर आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे, जैसे आप ChatGPT से बात करते हैं वैसे आप पूछ सकते हैं कि आज के क्या परफॉर्मेंस है, जैसे एक शख्स बताएगा वैसे वो आपको बता सकता है। एंड फोर्थ थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो लास्ट चीज़ थी, विच वॉज अबाउट इंसेंटिव स्ट्रक्चर, कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो अब ये मान लीजिए जो गारमेंट फैक्ट्री में बंदा हमारा आ रहा है, उस शख्स को हमें कैसा देना है, क्या इंसेंटिव देना है, उसके लिए मैं ये प्रॉम्प्ट बनाया हूँ, और ये प्रॉम्प्ट मैं इसमें डालता हूँ। ठीक है, आप सोचिए कि क्या बनाना चाहिए प्रॉम्प्ट, क्या बनाना चाहिए इंसेंटिव। आप देखिए, ये बता रहा है पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है कि यही बेस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन इससे पहले आपको ये चीज़ करने के लिए एक आदमी लगता है, एक एक्सपर्ट लगता। अभी आपके पास फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाता है। क्या बता रहा है ये, आपको उसको रिवॉर्ड देना है। आप उसको 40% वेटेज दोगे प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, 30% दोगे क्वालिटी एंड रिवर्क, 20% दोगे मैन पावर एंड टीम मैनेजमेंट, 10% इनोवेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। टोटल इसकी बिना पर आप मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस करोगे। उसकी क्या क्या इंडिकेटर्स होंगी, ऑन टाइम डिलीवरी में जैसा हमें ऊपर देखा ये सारी चीज़ें आई, बोनस कैलकुलेशन इतना होगा, क्वालिटी एंड रिवर्क में ये इंडिकेटर्स होंगी, ये उसका वेटेज होगा, मैन पावर में ये होगा, इनोवेशन कॉस्ट कंट्रोल वगैरह वगैरह, मंथली इंसेंटिव समरी इस तरह से होगी, इतना बोनस मैक्सिमम होगा वगैरह वगैरह वगैरह। आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल काम करने के लिए या तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता या किसी बाहर के एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता। क्योंकि अब तक हमें लगता था ना कि जो बड़ी कंपनीज काम कर पाती है वो हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है इतने एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए। आपके पास 2000 रुपये महीने पर एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अगर आप ChatGPT को फुल सब्सक्राइब मोड में ले लेंगे 2000 रुपये महीने लगेंगे, और आप उससे ये सारे काम करवा सकते हैं फ्री में। आप मैकेंसी को नहीं हायर कर सकते, आप डेलॉयट को नहीं हायर कर सकते, लेकिन इनकी एडवाइस उससे कोई कम नहीं है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सोचिए कि एक आदमी को आपने ये काम दिया होता तो कितने महीने लगाता या हफ्ते लगाता, लेकिन ये आपको शायद 5 मिनट के अंदर में बना करके फर्स्ट ड्राफ्ट दे देगा। अगर वो आएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी डेटा को ऐसा सॉफ्टवेयर बना देगा कि बगैर टेक्नोलॉजी जाने हुए भी शख्स उसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ इसमें, ये जो इसको वाइब कोडिंग कहते हैं, वाइब कोडिंग आने से स्मॉल थ्रो अवे सॉफ्टवेयर्स पॉसिबल हो गई हैं। देखिए, फैमिली बिज इसका नाम रखा उसने कंपनी का, ऑपरेशन डैशबोर्ड, हाँ, बिजनेस ओवरव्यू, आपका सेल्स आज कितना हुआ 2,24,000, कल से 8.2% ज़्यादा, आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन 73% है, किसी की नहीं होती लेकिन इसमें लिख दी है, लास्ट महीने के मुकाबले में 2.4% ज़्यादा, आपका लो स्टॉक अलर्ट 1 है आपके पास, आपका स्टॉक फलाने जगह कम हो गया, आपकी पेंडिंग डिस्पैचेस 70 है, आपको मिल गए सारे इंडिकेटर्स।
देखिए हम जब गाड़ी चलाते हैं ना तो गाड़ी में इतने पुर्जे होते हैं जो मूविंग होते हैं, लेकिन हमारे सामने एक डैशबोर्ड होता है, उसमें 3-4 चीज़ों को देखते हुए सारे हाल मालूम पड़ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर इंडिकेटर्स रखने हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने लाया। रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रेंड आपका कैसा चल रहा महीना का, देखिए ये आपका रेवेन्यू, ये आपका एक्सपेंस सारा दिखा रहा महीना पर महीना। कहीं ज़्यादा हुआ एक्सपेंस, कहीं कम हुआ रेवेन्यू, आप ट्रैक कर सकते हैं। आपका काम कहाँ जाना चाहिए, क्या बैठ करके नोट गिनने में, या यहाँ पर एनालिसिस देख करके अपने क्यों नीचे गया मेरा रेवेन्यू, क्यों ऊपर गया मेरा खर्चा, ये पूछने में। और बाकी टाइम ग्रोथ पर फोकस करना। अभी हम ग्रोथ पे नहीं गए इस बार, हम हार्मनी पे नहीं गए, हम सक्सेशन पे नहीं गए, हम सिर्फ ऑपरेशन की 4 इंडिकेटर यहाँ बता रहे हैं। तो ये हुआ आपका शॉप वाइज सेल्स परफॉर्मेंस। मैंने कहा आपके 5 दुकान है, उसने नाम भी दे दिए, अर्बन स्टाइल, फैशन हब, ट्रेंड सेटर्स, एलीट गारमेंट, स्टाइल एवेन्यू। इन 5 के कैसी रही मेरी सेल आज की बता रहा है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मेरे कौन से हैं, कॉटन शर्ट, उसके इतने बिके, इतने यूनिट्स बिके, ये बिके। इन्वेंट्री अलर्ट्स, ये मेरा लो स्टॉक हो गया, वुमेन्स कुर्ती स्टॉक यूनिट सो एंड सो, मेंस जीन्स का क्रिटिकल हो गया। सारी चीज़ ऑटोमेटिक बना करके दिया। और इसी तरह से अकाउंट्स, अगर आपको कैश फ्लो जो बताया शारिक साहब ने, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कैश फ्लो होता है। क्या मेरा रेवेन्यू आया, क्या मेरे एक्सपेंसेस हुए कैश में, एक्सपेंस मेरे कहाँ गए सारे। ये आपको लगता है बनाने में कितना वक्त लगता है, ये इंडिकेटर सोचने में ही वक्त लगता, फिर बनाने में, फिर उसको डेटा रेगुलर अपडेट करने में, ये सारा चीज़ 5 मिनट के अंदर में बन चुका है। यही मैं कह रहा हूँ, दिस इज योर चांस, दिस इज आवर चांस। अगर हमने एआई का इस्तेमाल करके एनेबलर के तौर पर नहीं यूज किया और ये सारे केओस को एआई के सहारे से क्लैरिटी में डाल दिया, तो फिर हमारे ग्रोथ के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। वरना हम शायद वही 2% में पड़े रहेंगे बीएसई में, और फिर बोलते रहेंगे अरे इतना प्रॉब्लम है और कहाँ बढ़ेंगे आप। हम तो पूछिएगा कि आपके 4 ही दुकान की साहब और कितने खोल लें, मैनेज नहीं होता। 4 ही हो गया है तो क्वालिटी खराब होने लगी, लोग शिकायत कर रहे हैं। और मैकडोनल्ड्स दिल्ली में 15,000 दुकान चला रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम को समझा है, हमने नहीं समझा। हम अपनी नेक नियति से काम कर रहे हैं, मेरे इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन नेक नियति विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट सिस्टम विल नॉट टेक यू वेरी फार। जब आप प्रैक्टिकली बैठ करके इस तरह के एसओपीज बनाएंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उस तरह की भी एक डिटेल्ड वर्कशॉप करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक जायका देने के लिए कि क्या पॉसिबल हो सकता है और किस तरह से हम केओस से क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं, आज आप लोगों के साथ सामने वक्त लेने का मैंने जहमत की, आप लोगों को जहमत दी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर द टाइम एंड अटेंशन। Thank you so much, sir, for that insightful session. I think जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, I think उनके mindset कहीं ना कहीं तो बदली है, yes or no? Yes. एक clarity तो आई है बिल्कुल। और जो भी fathers and grandfathers were sitting here, I think वो कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे हमें तो ये चलाना नहीं आता है, लेकिन this is the gap that we are going to fill। हमारे बच्चों को ये सिखाते AI कैसे यूज़ करना, फिर दोनों फैमिली पेरेंट्स, ये जो गैप है जनरेशन, ये मिलकर काम कर सकते हैं। I think this we can do। So यहीं से this is what I started with, this is the opportunity to learn। I think we should be thankful to CA Rahim Noor, and a huge round of applause for sir for such a great insight। Thank you so much, and I'll open the round for question answers। आपको जो भी सवाल किसी को पूछना है, so I think sir is there। अभी का जो दौर है, पहले बोलता था यू परचेज मशीन फ्रॉम जर्मन एंड योर ग्रैंडसन विल बी यूज द सेम मशीन विदाउट एनी ट्रैवल। और आज का जो दौर है, तो ग्रैंडसन तो दूर की बात है, लड़का भी नहीं आना चाहता है बिजनेस में, जैसे आपने बोला। तो वो लोग अभी बाहर जाके सेटल होना चाहता है, इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं। ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। टाटा सन्स ओन्स टाटा ग्रुप, टाटा सन्स डज नॉट रन टाटा ग्रुप। तो आपके बच्चे या जो भी होंगे इसके बाद में एयर्स, वो ओनर हो सकते हैं। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि सिस्टम अपने आप चले, मैनेजमेंट अपने आप चले। सो वी हैव टू क्रिएट मॉडल। जो बच्चे आज इंटरेस्टेड नहीं है, आप और हम छोड़ दीजिए, विजय माल्या का बेटा इंटरेस्टेड नहीं है उसके बिजनेस में। खैर उसके प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता। वो तो जाकर के बैठा मुझे हॉलीवुड स्टार बनना है। सिद्धार्थ माल्या, जिसको उन्होंने गिफ्ट किया था किंगफिशर एयरलाइंस उसकी बर्थडे पर, वो इंटरेस्टेड नहीं है कि उसकी फैमिली के पास सारे बिजनेस देखे, उसके पैसा बहुत देखा, उसको नाम चाहिए। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं कहेगा कि अब तुमको हम उसका रिटर्न भी नहीं देंगे अगर आता है। तो आपको मैकेनिज्म ऐसे बनाने पड़ेंगे कि बिजनेस अपने आप चलेगी, एंड उसका जो प्रॉफिट है वो ओनर्स को मिलेगा, लेकिन बिजनेस अपने आप चले। दैट इज वेयर वी कम टू दीज थिंग्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट। जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट हैं, वो सारी चीज़ अब इन प्लेस होगी, देन डज इट मैटर हु इज फ्लाइंग द प्लेन। आप भी ऑटो पायलट किए होंगे, आई एम श्योर। आप लोगों के दुकान में आप लोग हर चीज़ खुद नहीं करते हो, लेकिन आप बैठे रहते हो, सेकंड थर्ड पायलट बैठ करके देखते रहते हो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट और रॉन्ग। प्लेन में तो बैठे हो, तो दूसरा एयरलाइन कैसे सोचोगे, दूसरा तीसरा काम कैसे सोचोगे? यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट।
ऑटो पायलट होना बहुत आसान है, लेकिन खुद को दूर कर देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है इमोशनल कारण से। तो वी हैव टू डू दैट, इट इज़ पॉसिबल। जैसा मैंने आपको कहा, यूज दीज 4 टेक्निक्स टू स्टार्ट विद। आप शुरुआत करके देखिए, सही शख्स को जिम्मेदारी दीजिए। हो सकता है सही शख्स भी आपके पास बैठा हो, बस आपने जिम्मेदारी नहीं दी। अच्छा, हम और सब इतनी छोटी छोटी कंपनीज में इतना प्रॉब्लम झेलते हैं। इलॉन मस्क की कितनी कंपनीज हैं, कितनी टर्नओवर है उसकी बताइए, कितने क्रिटिकल कंपनीज हैं। रॉकेट फायर हो रही है, ट्विटर चल रहा है, मैंने हर जगह पर आग लगी हुई है, लेकिन उसको कोई टेंशन है? ही इज रनिंग $6 बिलियन कंपनी, $6 बिलियन कंपनी, उसको प्रॉब्लम नहीं। हमें अपनी छठी दुकान खोलने में प्रॉब्लम। सिस्टम्स को यूज कीजिए, इट इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल टू डू। आप अगर वो करेंगे तभी ये लेवल बढ़ेगा। हम अगर जहन पे ये सोचेंगे कि नहीं हो सकता तो नहीं हो पाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स के बारे में कहा जाता है कि मैकडोनल्ड्स जब दुकान कहीं भी खुलती है, मान लीजिए KFC, मैकडोनल्ड, हर जगह पर, चाहे आप लंदन में खाएं, इंडिया में खाएं, मलेशिया में खाएं, टेस्ट एक ही मिलेगा। कैसे बनता है? उन्होंने कहा कि हम किसी भी फ्रेंचाइजी को बर्गर बनाना नहीं सिखाते, हम उसे सिस्टम चलाना सिखाते हैं। सिस्टम बर्गर बनाता है। उनका उसूल है, ये तेल इतनी देर 23 सेकंड तक गर्म होगा मान लीजिए, उसके बाद ये उसमें डालिएगा, ये 18 सेकंड तक रहेगा, उसको निकालिएगा, 1 घंटे तक अगर नहीं बिखा तो कचरे डब्बे में फेंक दीजिएगा। ये उनका उसूल है, सिस्टम है, आपको फॉलो करना है। आप नहीं बोल सकते ये तो ठीक दिख रहा है चला दो, नहीं चल सकता। सिस्टम है सिस्टम। तो आपको ये सिस्टम के जरिए से, रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग के जरिए से, डैशबोर्ड के जरिए से, एंड गेटिंग द राइट पीपल एंड ट्रेनिंग देम। गेटिंग राइट पीपल इज नॉट इनफ, ट्रेनिंग देम, ओवरसीइंग देम, बीइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स हेल्पिंग देम टू ग्रो। ये सारी चीज़ जब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल होगी कि ऑटो पायलट की आपको बिल्कुल अलग कर देगा, बोलेगा आप जाइए नया प्लेन खरीदिए, हम ये इसको संभाल रहे हैं इंशाल्लाह। एक मिल था जिसके मालिक हैं आप आज भी। दादा ने उसको शुरू किया, वालिद मोहतरम के वक्त क्रैकडाउन हुआ या जो भी हालात आए, और वो पूरा का पूरा बिजनेस जो है यानी वो कोलैप्स कर गया। ज़मीनें गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, लेकिन आपने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद तकरीबन 200 एकड़, आई एम राइट कि 200 एकड़ ज़मीन इन्होंने फिर अपने कब्जे में ली। ये है फैमिली रन बिजनेस का एक मॉडल, जो ये खुद नमूना है उसके, कि जो चीज़ चली गई थी उस चली जाने वाली चीज़ को उन्होंने हासिल किया। आज ये 15 दिन कलकत्ता में रहते हैं और 15 दिन मुजफ्फरपुर में। जब मैं मुजफ्फरपुर गया, मोतीपुर इनका इलाका है, तो ड्राइवर ने कहा कि सर जिस ज़मीन पर आप चल रहे हैं ये पूरी की पूरी ज़मीन इनकी मिल्कियत हुआ करती है। लेकिन आपने भी डॉक्टर शारिक साहब को सुना, आपने अब्दुल रहीम साहब को सुना, अशरफ भाई हैं हमारे बीच। हम लोग जिस कबील के लोग हैं कि ज़मीन पर रहना चाहते हैं, ख्वाब भले ही आसमान के देखें लेकिन ज़मीन पर रहता है। और इसी मुनासबत से मईशत फाउंडेशन ने आज ये फ़ैसला किया कि डॉक्टर मोहतरम अब्दुल रहीम साहब, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनको मईशत का सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2025 तफवीज़ किया जाए।